Hello and welcome to our channel Dr. Ujjwal Biology Classes. The topic for today is human excretory system. इसका initial topic जो इसका chapter है excretory products and elimination. We have studied about the excretory products such as urea, uric acid and ammonia. So now we will study कि humans के अंदर जो हम यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, कैसे एक्सक्रीट होता है. तो इस पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. इस एक्सक्रीशन वाले सिस्टम जिससे कि यूरिन फॉर्मेशन होता है, ब्लड से कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, उसको फिल्टर किया जाता है ब्लड को और यूरिन बनता है. तो ये सिस्टम जो ऑर्गन सिस्टम है इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है. ह्यूमंस के अंदर इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मेन तो आप लोग नाम सुनेंगे किडनी का. तो 2 किडनीज होते हैं और 2 यूरेटर होते हैं जो कि यूरिनरी ब्लैडर में ज्वाइन होंगे. तो एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा जो कि फिर बाहर एक्सटीरियर सरफेस से बाहर यूरिन निकल जाता है वहां से. तो यानी कि यूरिनरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ these parts: 2 kidneys, 2 ureters, 1 urinary bladder and 1 urethra. So let us begin this one by one. हम लोग इसका एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए. सब चीज समझना है अच्छे से. कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी तरह किसी भी तरह का सवाल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा भी सवाल पूछे तो उसे हम बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलिए लेट अस बिगिन. फॉर ये स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोग देखते होंगे, ये बना हुआ रहता है किडनी का. तो दीज आर द राइट एंड लेफ्ट किडनीज. दिस साइड हमारा राइट साइड होता है क्योंकि वी अज्यूम दैट वी आर फेसिंग द पर्सन जिसको स्टडी कर रहे हो हमारे सामने, हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं. तो ये राइट साइड है, तो ये लेफ्ट साइड है. तो राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला किडनी को अगर कंपेयर किया जाए तो राइट साइड वाला किडनी थोड़ा सा नीचे होता है लेवल में, अगर लेवल की बात किया जाए. ठीक है, इसका फिर लोकेशन और क्या क्या कलर वलर होता है ये सब के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही. ठीक है, बट जनरल नॉलेज में से जान लीजिए कि राइट साइड का किडनी जो होता है थोड़ा सा नीचे होता है, अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर. इट इज लोअर इन हाइट बिकॉज क्योंकि इसके ऊपर लीवर रहता है, लीवर इसके ऊपर स्ट्रक्चर होता है, तो लीवर के कारण थोड़ा सा ये इसका स्ट्रक्चर नीचे हो जाता है. और किडनी के ऊपर एक जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज एड्रिनल ग्लैंड, वो भी प्रेजेंट होता है इसके टिप सरफेस पे. तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो गई. ठीक है, लेट अस नाउ सी व्हाट इज द कलर ऑफ द किडनी. किडनी का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर होता है. इट इज रेडिश ब्राउन. ठीक है, तो रेडिश ब्राउन इसका कलर हो गया. हम लोग इसे मेंशन कर देते हैं. शेप कैसा हो गया? शेप सभी लोग जानते हैं, शेप होता है बीन शेप का, है ना, जो कि बीन शेप का होता है जिसके अंदर की एक कनकेव सरफेस होगा और एक कॉनकेव सरफेस होगा. तो कॉनकेव सरफेस के पास जो कॉन्केविटी होता है उसे एक नॉच प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम. इसे HILUM हाइलम कहा जाता है, हाई वाला हाइलम. ठीक है, फिर साइज क्या होता है? अप्रोक्सीमेट साइज याद कर लीजिए. ठीक है, एनसीईआरटी में भी एग्जैक्ट दिया हुआ है. तो 12 इंटू 7 इंटू 3 सेंटीमीटर, मतलब कि जो लेंथ वाइज 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ वाइज 7 सेंटीमीटर, और जो उसका थिकनेस है, मतलब जो उसका थिकनेस हुआ, यानी कि ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, और जो इसका मोटापा है, जो डेप्थ हो गया वो 3 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो इसकी साइज की बात हो गई. वेट क्या है? वेट अप्रोक्सीमेट वेट इज अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम इसका वेट होता है. ठीक है, लोकेशन की बात किया जाए तो ये हमारा जो वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं हम लोग के बॉडी में, जो रीढ़ का हड्डी होता है जिसे वर्टिब्रा कहा जाता है, और उसी से अटैच होते हैं हमारे रिब्स, तो वहां पे इसका प्रोटेक्शन में रहता है, वहां पे प्रेजेंट होता है. तो लोकेशन वाइज इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन. अगर वर्टिब्रा की बात करें तो ये ऊपर में जो लास्ट जो वर्टिब्रा होता है दैट इज कॉल्ड एज T12. ठीक है, तो T12 से लेकर ये L3 तक, यहाँ तक इसका रेंज है. T12 यानी थोरैसिक वर्टिब्रा जो 12th नंबर का है, आखिरी नंबर है, और जो लंबर वर्टिब्रा होता है 3rd नंबर पे प्रेजेंट होता है. ठीक है, रीढ़ की हड्डी के बारे में जस्ट बस ऐसे ही जानकारी ले लीजिए. ये रीढ़ की हड्डी, इसके बारे में डिटेल सेपरेट चैप्टर है, बट इसके पार्ट्स होते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है. सर पहला क्या होता है? सर्वाइकल, जो गर्दन के पास वाला एरिया होता है, और पीछे बैक वाले एरिया में थोरैसिक और लंबर, है ना, ये अपर बैक और लंबर वाला के एरिया को लोअर बैक माना जाता है.
ठीक है। तो इस सर्वाइकल हो गया वो, उसमें टोटल 12 वर्टिब्रे होते हैं, और फिर थोरैसिक में 12 वर्टिब्रे, लंबार में 5 वर्टिब्रे, और फिर नीचे जो सेक्रम होता है 5 वो फ्यूज्ड होता है, और कॉक्सिक में 4 होते हैं वो भी फ्यूज्ड होता है। तो ये इसका वर्टिब्रा है। तो यही ये बात हो रही है 12 से लेके, मान लो ये लास्ट वाला है, तो 12 से लेके इसका हाइट की बात कर रहे हैं तो लंबर तीसरा, तो तीसरा यहाँ तक इतना दूर पे किडनी प्रेजेंट होता है, और ज्यादातर पीछे की तरफ होता है ना, तो इसीलिए डायग्राम भी पीछे की तरफ है, पीछे पोजीशन वाइज पीछे होता है। तो 11th और 12th वर्टिब्रा से जो रिब्स अटैच होता है उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि वो फ्लोट करते रहते। इसका मतलब क्या कि उनका अटैचमेंट खाली पीछे की तरफ है, पीछे जो वर्टिब्रा उससे होता है, आगे जो चेस्ट बोन हमारा होता है जिसे कि मैन्यूब्रियम कहा जाता है, जो तो हमारा जो चेस्ट बोन होता है उससे वो अटैच नहीं होता है सामने में, यानी कि एक तरफ फ्री रहता है। तो ये 11 और 12 को, 11th रिब और 12th रिब को, रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, और वहीं पे इसका लोकेशन होता है, यहीं पे इसका प्रेजेंस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसा अपना लोकेशन बनाया रहता है, जैसे कि अगर डायग्राम में बनाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इस तरह है ना, ऐसा स्ट्रक्चर बना रहता है। ठीक है, अगर L3 को भी लिया जाए तो L3 नीचे जाएगा, 12 है, L1 है, L2 है ना, यहाँ पे समझो L3 होगा, तो इस अप्रोक्सीमेटली इस हाइट तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वही चीज को मैं पीछे की तरफ से, कोई पीछे मान लो हमारे खड़ा है, तो वही ये वाला डायग्राम आपके लिए बनाया हुआ है। देखिए T12 यहाँ पे मेंशन है, दिस इज द T12, और L1, L2, L3 है। ठीक है, L1, L2, L3, तो ये L3 हो गया। ठीक है, तो हम लोग को ये पोजीशन याद रखना है, T12 लास्ट से और L3 ये याद हो गया। और दूसरा पोजीशन लोकेशन में याद रखना, एक टर्म बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी एब्डोमिनल कैविटी हुआ, जो भी स्ट्रक्चर्स है उसमें पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। जैसे कि सपोज ये इस तरह हमारा ऐसा बॉडी है, ये है ना, ऐसा यहाँ पे ऐसा डायफ्राम प्रेजेंट है, उसके ऊपर लंग्स वगैरह है, यहाँ पे हार्ट है, नीचे में एब्डोमिनल कैविटी होता है प्रेजेंट। ठीक है, नीचे में एब्डोमिनल कैविटी होता है, तो ये है ना लाइंड होता है, अंदर से लाइंड होता है, जो एपिथेलियम से लाइंड होता है उसे पेरिटोनियल मतलब पैराइटल पेरिटोनियम कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पैराइटल पेरिटोनियम। और कुछ मान लीजिए विसरा वगैरह प्रेजेंट है, कुछ ऑर्गन वगैरह प्रेजेंट है, सपोज ना कुछ ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि स्टमक हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके ऊपर मान लीजिए प्रेजेंट है, तो उसे विसरल पेरिटोनियम कहा जाता है। ठीक है, तो जो पेरिटोनियम ये सब हो गया इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन हो गया, जैसे किडनी हो गया, कुछ स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गए, है ना, लिवर हो गया, ये सब इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन हो गया। यानी पेरिटोनियम के अंदर मतलब विसरा से कवर्ड है ना, या इंट्रापेरिटोनियम के अंदर में है। बट ये किडनी क्या होता है ना, ऐसा जगह पे प्रेजेंट है, यहाँ पे है ना, सपोज मैं ये ब्लू कलर से बना रहा हूँ किडनी, है ना, तो ये हमारा बॉडी वाल है, ये वाला किनारे वाला जो हम डायग्राम बना रहे हैं ये क्या है, बॉडी वाल है, दिस इज आवर बॉडी वाल। तो बॉडी जो यानी कि स्किन है, मसल्स है वहां पे, है ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर है, और पीछे फिर पेरिटोनियम रहता है, एपिथेलियम का कवर जो रहता है ना, जो कि सिलोम का लाइनिंग हो गया। तो यहाँ पे किडनी को अगर बनाइएगा, ग्रीन कलर से मैं बनाता हूँ, एक मिनट, ग्रीन कलर से सपोज मैं यहाँ पे ऐसा ऐसा किडनी बना रहा हूँ, तो ये पेरिटोनियम के ऐसे पीछे रहेगा, कैसे रहेगा, पीछे, तो इसीलिए इसे रेट्रोपेरिटोनियम कहा जाता है। और बॉडी का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखेंगे तब आप अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, फिर ये पेरिटोनियम यहाँ पे इस तरह ऐसा बेंड हो जाए, यहाँ पे पेरिटोनियम का कवर्ड है ऐसा। ठीक है, और हमारा बॉडी वाल तो पीछे रहेगा ही, बॉडी वाल से पीछे वो बॉडी वाल से फेशिया वगैरह की मदद से वो अटैच होता है। ठीक है, तो ऐसा इसका लोकेशन होता है। तो इसीलिए ये वर्ड याद रखना है, नया वर्ड सीखे, क्या है, रेट्रो पेरिटोनियल पोजीशन। रेट्रो मतलब पीछे, पेरिटोनियम बताया मतलब जो एपिथेलियम, सिलोम या जो हमारा बॉडी कैविटी उसके लाइनिंग को पेरिटोनियम कहा जाता है। पेरिटोनियम वर्ड का ही मतलब होता है स्ट्रेच, स्ट्रेच जो हुआ, यानी कोई भी मान लो ऑर्गन है उसको लपेट दिया, कवर कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, उसके ऊपर है ना इलास्टिक का पन्नी का कवर लगा दिया, तो पन्नी का कवर विसरल पेरिटोनियम हो गया। और हमारा बॉडी वाल है, तो बॉडी वाल के ऊपर पन्नी चिपका दिए, तो बॉडी वाल के ऊपर जो पन्नी चिपका है वो पैराइटल पेरिटोनियम हो गया। ठीक है, तो ये पेरिटोनियम में से अगर कवर्ड रहा तो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन हो गया, बट इसको पेरिटोनियम से नहीं लेना देना, उसके नीचे है भाई, अलग है, तो इसीलिए से रेट्रोपेरिटोनियम। ठीक है,
इसका बॉडी को अगर कट करेंगे, जैसे कट सेक्शन देख रहे हैं, तो कट सेक्शन देखेंगे तो इसमें आपको इजीली समझ में आएगा। इस तरह बॉडी को मान लिए कि जो L2 है ना, लेवल के आसपास से कट कर दिए। यहाँ पे ये वर्टिब्रा है, पीछे वाला है ना, ये पीछे का साइड है ना, ये पीछे का साइड है, ठीक है। और ये आगे वाला, ये आगे का फ्रंट साइड है। क्या है? ये फ्रंट साइड है, ठीक है। तो इधर किडनी कितना लोकेशन देख रहे हैं ना, वर्टिब्रा के आसपास एकदम पीछे लोकेटेड होता है, ठीक है। तो ये इसका लोकेशन कहाँ है? पीछे की तरफ। और ये जो पेरिटोनियम दिख रहा है, जिसके अंदर इंटेस्टाइन, स्टमक ये सब भरा हुआ है, तो इंट्रापेरिटोनियल उसके अंदर ऑर्गन है। फिलहाल इसके अंदर से ऑर्गन को हटा के दिखाया गया है। तो इसके अंदर ये कवरिंग जो पेरिटोनियम का, उसके अंदर नहीं पाया जाता, उसके पीछे है, पिछवाड़े में है ना, पीछे की तरफ है ये ऐसे, ठीक है। और ये बॉडी वॉल से अपना पीछे जो अटैच होता है उसका कवरिंग, तो इसका जो मजबूती प्रदान करेगा वो बॉडी वॉल से अटैच्ड है। सफेशिया वेशिया जो कवर्ड है उससे इसको प्रोटेक्शन देगा, ठीक है। यानी कि किसी आदमी को अगर खड़ा करके पीछे इसके तरफ से देखेंगे तो देखिए ना, ये जो डायग्राम ब्लू कलर से डिनोट किया हुआ, दिस शोज कि यहाँ पे ये लोकेशन है ऑलमोस्ट पीछे की तरफ किडनी, यहाँ पे इसका लोकेशन है, ठीक है। तो ये लोकेशन अच्छे से समझ गए। अब चलिए आप किडनी को कट करके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में उसको देखेंगे, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कैसे वो ब्लड है, ब्लड को छान कर कैसे वो यूरिन बनाएगा। तो ब्लड को छानेगा, तो ब्लड को छानना होगा तो उसके लिए कुछ ब्लड वेसल्स पहले प्रेजेंट होगा ना, तो ब्लड वेसल्स नर्व वो सब कहाँ पर आएंगे, तो उसके लिए इसका जो एनसीईआरटी का डायग्राम है ये वापस से देखिए, ठीक है। जो हमारा ये स्ट्रक्चर होता है दैट इज आवर हाइलम, है ना, ये स्ट्रक्चर होता है हाइलम। वहीं पे जो ब्लड वेसल्स आएंगे, एंटर करेंगे, जो हमारा रीनल एओर्टा है, एओर्टा ही ब्लड लेकर आता है ना, एओर्टा ही ब्लड लेकर आता है। तो ब्लड तो पहले इसके पास ब्लड पहुंचाना पड़ेगा ना, तो एओर्टा से ब्लड पहुंच गया रीनल आर्टरी के मदद से। फिर उसके बाद जब फिर अपना फंक्शन कर लिया, छान मान लिया जो जरूरत है, फिर उसके बाद वापस से जो ब्लड है वो प्यूरिफाई करके ब्लड को भेज दिया। वो किसके थ्रू ब्लड जाएगा? वो इंफीरियर वेना कावा को, है ना, जो रीनल वेन होगा, रीनल वेन को दे देगा, रीनल वेन से इंफीरियर वेना कावा को चला जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी आता है इस तरह का, जब प्यूरिफिकेशन हो रहा है, यूरिया बनाया, किडनी ने यूरिया बनाया, तो एक क्वेश्चन इस बेसिस पे आता है कि किस में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है यूरिया का, किस में कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो वो वाला 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ, कौन से ब्लड वेसल में सबसे ज्यादा यूरिया का कंसंट्रेशन है। तो लीवर के पास यूरिया बना है, सपोज मैं एक लीवर का डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे लीवर ठीक है। तो लीवर के पास से जो सबसे ज्यादा यूरिया बना है, तो लीवर के पास जो वेन जाता है हेपेटिक वेन, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन हेपेटिक वेन में होगा, क्योंकि वहीं पे यूरिया बना है। फिर यूरिया होता हुआ ये कहाँ, हार्ट बना देता हूँ, दिल शेप का होता नहीं बट मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हार्ट, फिर हार्ट में गया, हार्ट से घूमते हुए फिर वो कहाँ जाएगा? किडनी के पास, किडनी के पास भेजेगा उसको। हार्ट से जो एओर्टा बना, एओर्टा का जो ब्रांच निकलेगा, एओर्टा के जो ब्रांच निकलेंगे वो सपोज किडनी में देंगे, ठीक है, वो किडनी को दे दिया, ठीक है। तो किडनी से फिर जो भी वेन निकल के जाएगा, जो भी यहाँ से रीनल वेन निकल के जाएगा, वो जाएगा वापस एओर्टा में, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा में, ठीक है। तो ये वापस मान लीजिए इसको ऐसा शिमेटिक डायग्राम बना रहे, तो ये इंफीरियर वेना कावा में डाल दिए, तो ये क्या हो गया? इंफीरियर वेना कावा। क्या हो गया? इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा ब्लड, इम्प्योर ब्लड लेके जाता है हार्ट को, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड वापस भेज दिया वो, ठीक है, रीनल वेन के माध्यम से। तो रीनल वेन यहाँ पे क्या है? दिस इज आवर रीनल वेन। ये क्या है? रीनल वेन, ठीक है। ये वाला हेपेटिक वेन है, ठीक है। तो वही याद रखना, सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन यूरिया लीवर में बन रहा है। ये क्या है? लीवर, दिस इज आवर लीवर। लीवर में यूरिया बनता है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन हेपेटिक वेन। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। हेपेटिक वेन से घूमता हुआ आया किडनी, फिर किडनी प्यूरिफाई कर दिया, तो इसीलिए ऑफ कोर्स सबसे कम कहाँ पे प्रेजेंट होगा बताइए? जो रीनल वेन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है, याद रहेगा, समझ गए।
चलिए, तो रीनल वेन में सबसे मिनिमम कंसंट्रेशन हुआ। ठीक है, ये आपके लिए मैंने मेंशन कर दिया। ठीक, तो इस तरह से मूव करते हुए यानी कि ब्लड के अंदर यूरिया तो हमेशा प्रेजेंट ही रहता है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं ना, यूरिया तो हमेशा प्रेजेंट ही रहता है। ठीक है, यूरिया का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना 6 से 24 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो रेंज होता है सबसे मैक्सिमम कहाँ पे पाया जाएगा, ये रीनल सबसे मिनिमम रीनल वेन के पास, सबसे मैक्सिमम हेपेटिक वेन, क्योंकि किडनी प्यूरिफाई कर दिया ना, दिस इज आवर किडनी प्यूरिफाई कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए प्यूरिफाई करके कम कर दिया ना यूरिया, तो ये सिंपल याद रखना है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए वापस आ जाइए। वी विल नाउ स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, तो हाइलम वही बता रहा था, हाइलम के पास से कुछ एंट्री हुआ, यानी कि रीनल आर्टरी वहां पे जाएगा, रीनल आर्टरी का प्रवेश होगा। ठीक है, रीनल वेन वहां से निकलेगा, और जो रीनल नर्व भी हो गया, रीनल नर्व नहीं मेंशन है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो वेन नर्व भी तो यहाँ से जाएगा, तो नर्व भी यहाँ पे अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये तीनों स्ट्रक्चर कहाँ पे, दे आर प्रेजेंट एट हाइलम, हाइलम के पास प्रेजेंट होगा। जो नॉच प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज हाइलम। ठीक है, अब हाइलम के ये सब तो इसका प्रेजेंट हो गया। अब किडनी का खुद का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे उसके बारे में जान रहे। सबसे बाहर वाला कवरिंग को रीनल कैप्सूल कहा जाता है। इसके रीनल कैप्सूल के बाहर भी कुछ एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो जिसे कि एडिपोज कैप्सूल कहा जाता है। और एडिपोज कैप्सूल के बाहर भी एक और लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एज रीनल फेशिया। ठीक है, रीनल फेशिया। फिर रीनल फेशिया के पास भी फैट्स वगैरह कुछ और भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया, बाहर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे कि इसका कवरिंग हो गया, सबसे पहले जो कवरिंग है वो होता है रीनल फेशिया। रीनल फेशिया के अंदर कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, ये सब रिच प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कोलेजन रिच होगा फाइबर्स। ठीक है, फाइब्रस है। ठीक है, रीनल कैप्सूल है ना, ये रहा रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, रीनल कैप्सूल में कोलेजन रिच है, ये कोलेजन वगैरह प्रेजेंट होगा, कोलेजन होगा, इलास्टिन वगैरह, ये सब इसके पास प्रेजेंट होगा, जो कि इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, रीनल कैप्सूल सबसे अंदर है, मतलब कि सबसे सटा हुआ है, किडनी से सबसे चिपका हुआ रीनल कैप्सूल। फिर उसके बाद बाहर क्या है, पेरीरीनल फैट, जो फैट वाला स्ट्रक्चर है, जो एडिपोज टिश्यू का बना हुआ है। क्या है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोसाइट्स होते हैं सेल्स टिश्यू के। ठीक है, इस तरह का ऐसा सेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो फैट वैक्यूल प्रेजेंट वगैरह होता है, और न्यूक्लियस किनारे चला जाता है। तो ऐसा फैट वैक्यूल रहेगा और न्यूक्लियस किनारे चला जाता है, तो ये एडिपोज टिश्यू का बना होगा। फिर उसके बाहर रीनल फेशिया होगा, सबसे बाहर क्या होगा, रीनल फेशिया, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। दिस इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एब्डोमिनल वॉल से अटैच्ड है। ठीक है, अटैच्ड टू एब्डोमिनल वॉल, तो इसको एब्डोमिनल वॉल से पकड़ के रखता है, ताकि अपना एक जगह थोड़ा सा इसमें स्थिरता बना रहे। फिर बाहर भी पैकिंग मटेरियल होता है, जैसे बाहर वाला फैट है जो कि पैरारीनल फैट है, जो कि पैकिंग मटेरियल का काम करेगा। क्या करेगा, पैकिंग मटेरियल। तो है ना, फैट्स वगैरह पैकिंग मटेरियल काम करते हैं ना, हार्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं, आईबॉल वगैरह में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उनके पैकिंग मटेरियल का ये काम करता है। ठीक है, तो पैकिंग मटेरियल वाला बाहर वाला एकदम बाहर हो गया, तो पैरारीनल फैट हो गया। ठीक है, तो दीज आर द कवरिंग, जो कवरिंग की बात कर रहे हैं, किडनी के बाहर की कवरिंग। सबसे अंदर क्या हो गया, सबसे अंदर का स्ट्रक्चर हो गया, देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट हो गया रीनल कैप्सूल, फिर दूसरा क्या हो गया, एडिपोज कैप्सूल, ठीक है, फिर सबसे बाहर वाला क्या हो गया, रीनल फेशिया, है ना, रीनल फेशिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके बाहर का स्ट्रक्चर। अब अंदर की ओर आते हैं, किडनी का मेन स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो किडनी दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक जो बाहरी वाला जो सतह है, जो बाहर वाला पार्ट है, उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। ठीक है, और फिर उसके अंदर वाला मेडुला कहते हैं। बट मेडुला
एक पिरामिड है ना, कोनिकल जैसा स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड जैसे बटा हुआ है, तो मेडुला को मेडुलरी पिरामिड्स में बटा हुआ है। तो बाहर वाला ए को लिख दिया मैंने कॉर्टेक्स और बी को मैंने लिख दिया मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, तो ये दो मेन इसका स्ट्रक्चर हो गए। बाहर वाला को बोलेंगे कॉर्टेक्स, अंदर वाले को मेडुला। मेडुला में मेडुलरी पिरामिड है ना, और ये सब जो ब्लैक कलर के लाइन से डिनोट कर रहे हैं वो सब नेफ्रॉन्स वगैरह का ऑलमोस्ट लोकेशन, जो ट्यूबुलम में माइन्यूट ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि दे आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसे कि नेफ्रॉन्स कहते हैं। और ये अपना धीरे धीरे इसी में से फिल्ट्रेशन होता है ना, प्यूरिफिकेशन वगैरह होता है ब्लड का, और फिर वो धीरे धीरे यूरिन बनता है कलेक्टिंग डक्ट में निकल के, वो फिर वो यहाँ पे नाला जैसा छोटा छोटा नाला बना हुआ है, उसमें वो यूरिन को पोर कर देगा। तो स्मॉल स्मॉल ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइनर कैलिक्स। इसके अंदर कैलिक्स बस लिख के छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये वाला जो मेन जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द माइनर कैलिक्स। इट इज माइनर कैलिक्स। ठीक है, ये माइनर कैलिक्स है आपका। ठीक है, और फिर बाहर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, बाहर जो हल्का मोटा हो गया, तो दैट इज द मेजर कैलिक्स, है ना। जो ये मोटा सा स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, दैट इज द मेजर कैलिक्स। क्या है ये? मेजर कैलिक्स। ठीक है, तो ये मेजर कैलिक्स हो गया और वो हो गया माइनर कैलिक्स। ठीक है, यानी कि सबसे पहले यूरिन वगैरह जो कलेक्टिंग डक्ट में से कलेक्ट होगा, फिर माइनर कैलिक्स में जमा होगा, फिर माइनर कैलिक्स मतलब कि छोटा सा नाला, पतला नाला, पतला नाला फिर जाके बड़ा नाला में मिलेगा, तो बड़ा नाला क्या होगा? मेजर कैलिक्स। फिर और वो जाके बड़ा नाला में मिलेगा, तो उसे रीनल पेल्विस कहा जाता है। उसे रीनल पेल्विस कहा जाता है। रीनल पेल्विस फनल लाइक स्ट्रक्चर, इट इज ए फनल लाइक स्पेस है, उसमें यूरिन कलेक्ट हुआ, फिर यूरिन फाइनली यूरेटर में भेज देगा। तो इसी तरह ये सीक्वेंस होगा, यानी कि सबसे पहले माइनर कैलिक्स में जाएगा, है ना, इसको 1 लिख दे रहे हैं, फिर मेजर कैलिक्स में जाएगा, फिर इसको 2 लिख दे रहे हैं, फिर रीनल पेल्विस में आएगा, इसको 3 लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद फाइनली यूरेटर में चला जाएगा। ठीक है, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मूत्र विसर्जन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका अंदर कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, एक और 3D वाला डायग्राम इसमें देख लीजिए। ये वाला डायग्राम जो है इसके अंदर ये देखिए, ये आपका जो बाहर वाला जो एरिया, दिस पार्ट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। ठीक है, अंदर वाला मेडुला है, ये वाला मेडुला है। इसमें पिरामिड ट्राइंगल शेप का जो कोनिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड के टिप को रीनल पैपिला भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज रीनल पैपिला। ठीक है, रीनल पैपिला खुलेगा कहाँ? माइनर कैलिक्स में। तो ये जो लाइट येलो कलर का दिख रहा है, जिसमें यूरिन जो जमा हो रहा है, तो ये माइनर कैलिक्स है। माइनर कैलिक्स पे मिलके मेजर कैलिक्स बनाएगा। तो अगर बात किया जाए माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स की, ठीक है, तो देखिए माइनर कैलिक्स छोटा छोटा वाला माइनर कैलिक्स है और ये वाला बड़ा वाला मेजर कैलिक्स है। वी टॉक अबाउट द नंबर, तो माइनर कैलिक्स कितनी संख्या में कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन के अंदर 7 से लेकर 13। ठीक है, इतना कम है, यानी कि ये सब कलेक्शन करके ले आएगा। और मेजर कैलिक्स कितना होगा? करीब, है ना, 2 से 3 के आसपास, 2 से 3 के आसपास मेजर कैलिक्स का संख्या होगा। और जो रीनल पेल्विस होगा वो तो सिर्फ एक ही होगा, जो एक फनल शेप स्ट्रक्चर है। यूरेटर भी एक किडनी की तरफ एक होगा, फिर दूसरा किडनी का दूसरा यूरेटर होगा अपना। ठीक है, तो ये एक किडनी की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका ये डायग्राम हो गया, याद रहेगा आप लोग को स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे बाहर क्या है? जो रीनल फेशिया, फिर आ गया डिपोज कैप्सूल, फिर रीनल कैप्सूल, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेडुला इन द फॉर्म ऑफ मेडुलरी पिरामिड। उसके टिप को रीनल पैपिला कहते हैं। फिर वो फ्लो होगा माइनर कैलिक्स में, 7 से 13 संख्या है। फिर माइनर कैलिक्स विद जॉइन टू फॉर्म मेजर कैलिक्स, जो 2 से 3 होते हैं। फिर मेजर कैलिक्स विल पोर द यूरिन इन द रीनल पेल्विस, और जो कि फनल शेप का स्ट्रक्चर है। फाइनली रीनल पेल्विस फिर यूरेटर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द किडनी। ठीक है, अब फिर किडनी किसका बना हुआ है? उसके जो स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। कितनी संख्या होती है? अप्रोक्सीमेटली 10 लाख।
मतलब कि हम लोग 10 लखिया हैं, है ना। एक किडनी में कितना प्रेजेंट होता है, 10 लाख, यानी कि टोटल 20 लाख। 10 लाख प्लस 10 लाख किडनी हमारे में प्रेजेंट है, यानी कि 2 मिलियन हो गया है। ठीक है, ठीक है, 20 लाख मतलब कि 2 मिलियन हमारे पास नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे फुल बॉडी में। ठीक है, तो ये याद रखना है डाटा वाइज। तो ये तो डाटा वाइज हो गया। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पे आ जाइए। नेफ्रॉन किस चीज का बना हुआ है, पहले नाम जान लीजिए, फिर उसके बाद डायग्राम के बेस पे आपको बताता हूँ नेफ्रॉन किस चीजों से बना हुआ है। नेफ्रॉन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसे, पहली बात तो नेफ्रॉन का एक दूसरा नाम जान लीजिए, है ना। नेफ्रॉन तो सब लोग बोलते ही है, नेफ्रॉन का दूसरा नाम होता है यूरिनिफेरस टिब्यूल, क्योंकि यूरिन इसमें बनता है तो उसी से नाम है यूरिनिफेरस टिब्यूल। इज कॉल्ड एज यूरिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, तो यूरिनी आई है ना, यूरिनिफेरस टिब्यूल तो इसका नाम है। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन हो गया। नेफ्रॉन के बारे में अब इसका स्ट्रक्चर क्या है होता है, तो सबसे पहले तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, दैट इज द बॉमेंस कैप्सूल। फर्स्ट बॉमेंस कैप्सूल होता है, फिर कॉन्वोलेटेड एकदम, है ना, कॉइल जैसा स्ट्रक्चर आएगा, दैट इज नियर बाय तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है। फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। इसका डिटेल्स तो हम लोग पढ़ेंगे ही, बट ये बस अभी नाम बता रहे हैं। तो ये लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है। फिर उसके बाद वापस से ये कॉइलिंग वगैरह जब प्रेजेंट है तो, और वो थोड़ा सा हल्का दूर है, तो बॉमेंस कैप्सूल तो इससे डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल होता है। फिर ये अपना जो कलेक्शन है वो दे देगा, है ना, फाइनली जो बना वो कलेक्टिंग डक्ट में। वो बाकी भी बहुत जगह से जितने भी नेफ्रॉन है सब में से ये कलेक्ट कर रहा है डक्ट, तो इसे कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। कलेक्टिंग, इट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, फिर कलेक्टिंग डक्ट और मेजर हो जाता है, और भी जमा करके बड़ा सा बोलेंगे तो फाइनली वो जब दे रहा होगा माइनर कैलिक्स में, ये कहाँ चला जाएगा, इट विल गिव द यूरिन टू माइनर कैलिक्स, जो मैं अभी पढ़ाया, इसीलिए मैं लिंक वाला को पहले बता दे रहा हूँ। ये माइनर कैलिक्स हो गया, ये टिप हो गया मेडुला का समझो, और यहाँ पे रीनल पैपिला हो गया। व्हाट इज कॉल्ड एज रीनल पैपिला। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और मोटा वाला जो कलेक्टिंग डक्ट हो जाता है उसे डक्ट ऑफ बेलेनाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ बेलेनाई। ठीक है, बेलेनाई से याद आया, किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो रीनल कॉलम्स होता है। हमने जो पढ़ा ना कि जो स्ट्रक्चर होता है मेडुलरी पिरामिड, मेडुला पिरामिड के शेप में होता है। तो पिरामिड क्यों बन जाता है, क्योंकि कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट अंदर घुस जाता है। कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट अंदर घुस जाता है, तो ये जो घुसा हुआ जो पार्ट है ना, इसे ये जो घुसा हुआ पार्ट है कॉलम बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम। इसे रीनल कॉलम कहते हैं, या फिर रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये वाला बर्टिनी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, दिस इज रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, और मैं जो बता रहा हूं यहाँ पे ये यूरिन प्रेजेंट है, यहाँ पे सब यूरिन आ गया। ठीक है, यूरिन आ गया वहां पे, ये दिस इज डक्ट ऑफ बेलेनाई, कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, और बेसिक जो नाम है वो याद रखो, क्या है, बाउमेंस कैप्सूल। ये है बाउमेंस कैप्सूल। फिर ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पीसीटी। फिर ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और फिर दिस इज आवर डीसीटी। तो ये पूरा इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और बॉमेंस कैप्सूल के अंदर कुछ जो ब्लड तो आएगा ही ना, तो रीनल जो आर्टरी है उसका ब्रांच आता है आर्टरियोल, वो आके इस पर टफ कैपिलरी बना देता है। दैट टफ कैपिलरी इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। फिर वापस वो इफरेंट आर्टरियोल से निकल के और ये चला जाता है, एक पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बना देगा। दिस विल फॉर्म ए पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, जो कि लूप ऑफ हेनले के अराउंड पूरा एक इस तरह से ऐसा नेटवर्क बना देता है ना। यहाँ पे ऐसा नेटवर्क बना देगा, इस नेटवर्क का नाम होता है वैसा रेक्टम। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी पे आ जाइए। ठीक है, एफरेंट आर्टियोल कहाँ से आया, ये वाला एफरेंट आर्टियोल कहाँ से आया होगा, दिस वुड हैव कम फ्रॉम रीनल आर्टरी। ठीक है, तो रीनल आर्टरी से ये आया है, रीनल आर्टरी से ब्लड लेके आया, अपना टफ कैपिलरी बना दिया, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। फिर वो निकल के चला गया एफरेंट आर्टरियोल। अब यहाँ पे छनता है ब्लड, है ना, जो ब्लड छनेगा यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या फिर एक तरह का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, उसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ताकि फिर वो नेफ्रॉन के पार्ट में बॉमेंस कैप्सूल में
चला गया। तो ये ग्लोमेरुलस ब्लड वाला का पार्ट है, ठीक है, ब्लड कैपिलरी ब्लड वेसल्स का पार्ट है। फिर एफरेंट आर्टेरियल जो निकला वो एक पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बना देगा। दिस इज कॉल्ड एज पेरीट्यूबुलर नेटवर्क। तो दिस इट फॉर्म्स ए पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का एक नेटवर्क बना देता है, जो कि एक इसका एक पार्ट भी है, क्या है, वैसा रेक्टम। वैसा रेक्टम कहाँ है, जो लूप ऑफ हेनले के पास जो बनाया ना, वैसा रेक्टा है ना, जो लूप ऑफ हेनले के पास जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, दैट इज कॉल्ड एज वैसा रेक्टम, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले है ना, तो ये डायग्राम नेफ्रॉन का समझ में आ रहा है आप लोग को ना। सबसे पहला क्या है, बॉमन्स कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है। फिर लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले के अंदर दो लिम्ब होता है, एक नीचे जा रहा होता है तो डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, ऊपर आ रहा है तो असेंडिंग लिम्ब हो गया। फिर असेंडिंग लिम्ब फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज आवर फोर्थ पार्ट। तो इसके पूरे नेफ्रॉन के 4 पार्ट हो गए, बॉमन्स कैप्सूल हो गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। इसके बाद ग्लोमेरुलस और एक जो स्ट्रक्चर होता है बॉमन्स कैप्सूल, इस दोनों को मिला के माल्फिजियन कॉर्पसल बोलते हैं, जो साइंटिस्ट के नाम पे दिया हुआ है। और माल्फिजियन बॉडी भी बोलते हैं, या फिर इसे रीनल कॉर्पसल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस है ना, जो ये क्या है, ग्लोमेरुलस, व्हाट इट इज, ग्लोमेरुलस, व्हाट इज ग्लोमेरुलस, इट इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जो कि एफरेंट आर्टेरियोल ब्रांचेस बनाया खूब सारा, फिर जुड़ के वापस इफेरेंट, ई मतलब बाहर निकलना, ई से एग्जिट, तो याद रखना ई से एफरेंट आर्टेरियोल बाहर निकल के चला गया। तो इसका स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, माल्फिजियन कॉर्पसल्स, ठीक है। तो माल्फिजियन कॉर्पसल्स और जो है इसका स्ट्रक्चर जो जनरली कॉर्टेक्स में लोकेटेड होता है, और जो इसका लोकेशन हो गया नेफ्रॉन का, जहाँ पे लूप ऑफ हेनले कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुला में कि नहीं प्रेजेंट, उसके आधार पे दो टाइप के कॉर्टेक्स हो गए हैं, ठीक है। जो हमारे कॉर्टेक्स में ज्यादातर प्रेजेंट है, या फिर थोड़ा बहुत अगर लूप ऑफ हेनले मेडुला में गया भी है, थोड़ा बहुत जा भी सकता है, तो दैट टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और दूसरा है जो लूप ऑफ हेनले, उसका एकदम डीप है, नीचे चला गया, एकदम मेडुला के अंदर प्रवेश कर गया लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले अंदर एकदम प्रवेश कर गया है, अंदर प्रवेश करने के कारण इसे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। जक्स्टा मतलब नियर, जक्स्टा का मतलब क्या होता है, नियर या उसके अलोंग साइड, ठीक है। तो मेडुला के पास में आ गया लूप ऑफ हेनले, तो इसीलिए उसे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले में जो एकदम डीप अंदर, एकदम डीप अंदर चला गया, दैट इज विल बी कॉल्ड एज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जरा सा प्रेजेंट हो सकता है ना, तो जरा सा प्रेजेंट होता है, तो यानी कि थोड़ा बहुत डिप कर सकता है। ये दिख रहा है इतना, लूप ऑफ हेनले कितना थोड़ा सा डिप कर रहा है, तो ये जरा सा डिप कर रहा है, तो ये कॉर्टिकल हो गया, दिस इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। बहुत सारा दिख रहा है, ये कितना, इतना सारा लूप ऑफ हेनले का पार्ट कितना, अप्रोक्सीमेटली इतना ज्यादा नीचे रन कर रहा है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन को जक्स्टा मेडुलरी जेएम है ना, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से नेफ्रॉन के 2 टाइप्स हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ ऑफ लूप ऑफ हेनले इन मेडुला। मेडुला ये वाला मेडुला है, मेडुला में कितना अंदर गया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। चलिए ठीक है, तो ये हम लोग एनाटॉमी पर है, पूरा किडनी का समझ में आया है ना, बाहर से लेके अंदर तक इसका पूरा स्ट्रक्चर है ना। तो याद रखना है, जो भी रीनल कॉलम, सबवर्टिनी, ये सब टर्म है ना, और जो कैप्सूल उसका रीनल कैप्सूल है, एडिपोस का कवरिंग और रीनल फेशिया, अंदर जो माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स है ना, ये सब बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये सब नाम याद रखना है। नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और क्या उसके 2 पार्ट टाइप्स है, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी, ठीक है। तो यानी कि किडनी वगैरह जो होता है, ये अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया है ना, और ये अपना यूरिन बना दिया, फिर यूरिन कहीं जाएगा ना रास्ता से, तो वो यूरेटर के माध्यम से जाता है। यूरेटर क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अप्रोक्सीमेटली है ना 20 से 25 से 30 सेंटीमीटर इतना बड़ा हो सकता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बट एक माध्यम है, रास्ता है, और ये इट विल रन alongside the abdominal wall, it will run alongside the
है ना एब्डोमिनल वॉल के अलॉन्ग साइड वो रन करता हुआ जाएगा, ठीक है। फिर यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इट इज ए टेम्पररी जो स्टोरेज है अप्रोक्सीमेटली। इसका अगर बात किया जाए, इफ यू टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ यूरिन दैट इट कैन स्टोर, तो 300 से 500 ml होता है यूरिन का स्टोरेज होता है, बट इट कैन इससे भी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है ना, कैपेसिटी मोर कैपेसिटी इसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास जो प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियम वगैरह जो कवरिंग होते हैं, जो एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं दैट आर वेरी स्ट्रेचेबल, जिसे कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। और खुद एक मस्कुलर बैग है ना, जो मसल्स का नाम जैसे मसल इज कॉल्ड एज डेट्रूसर मसल। तो डेट्रूसर मसल भी प्रेजेंट होता है ना, मस्कुलर होता है, तो मसल्स के कारण भी इसके पास कैपेसिटी होता है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, मोर कैपेसिटी इसको एक्सपैंड करने का ना, बड़ा ज़्यादा स्टोरेज अपना ज़्यादा बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये याद रखना है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टाइप ऑफ एपिथेलियम फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इट इज ए स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। और फिर उसके मसल्स को क्या बोलते हैं? डेट्रूसर मसल्स, ठीक है। अंदर का एक पार्ट होता है जहाँ पे यूरेथ्रा जो यूरेटर आके ओपन हुआ है ना, ये यूरेटर है ना, यूरेटर का ओपनिंग हुआ, 2 यूरेटर का ओपनिंग और एक जो ओपनिंग है जो कि फिर यूरेथ्रा बनाएगा। तो ये तीनों का एक तरह का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्राइगोन। तो इसे ट्राइगोन कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द यूरिनरी ब्लैडर। फिर वो फाइनली बाहर एग्जिट हो जाता है बाय द पैसेज ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के पास 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं ना, जो स्मूथ मसल्स का होता है अंदर वाला तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, बाहर वाला करता है वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के कारण होता है, वो स्केलेटल मसल का बना होता है, दैट इज ऑफ स्केलेटल मसल। अंदर वाला क्या होता है? स्मूथ मसल, ओके। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स इसके बॉडी वॉल में प्रेजेंट होते हैं, इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 3 लेयर होता है, एक बार लॉन्गिट्यूडनल होता है ना, अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल होता है, और सेंटर में मिडिल वाला सर्कुलर होता है। मिडिल वाला क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर जो मिडिल वाला होता है वही दैट विल फॉर्म द इनर यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये डायग्राम इससे रिलेटेड है, ठीक है। और यूरेथ्रा ऑफ कोर्स है ना, मेल्स वगैरह में तो लॉन्गर होता है, फीमेल्स में शॉर्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर का। और ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है तो एयर के कांटेक्ट वगैरह इसमें इन्फेक्शंस वगैरह के चांस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के होने के चांसेस इसी में फीमेल्स में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और फिर जो मेल्स है उसमें यूरेथ्रा लॉन्गर होते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके मेन यूरेथ्रा जो कंबाइन होते हैं, तो इसीलिए इसे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कहा जाता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट बिकॉज इट हैज दोनों, यूरिन भी इसके थ्रू पास कर सकता है और सीमेन भी पास कर सकता है, तो इसीलिए इसे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल जो भी कहा जाता है मेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके 3 पार्ट्स भी ऐसे वेरियस अदर पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोस्टैटिक, मेम्ब्रेनस और पेनाइल यूरेथ्रा। फिर वो एक्सटीरियर के सरफेस से ओपन हो जाता है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये इन्फेक्शंस वगैरह फीमेल्स वगैरह में हो सकता है, तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। चलिए लाइक करिए हमारा वीडियो, शेयर अप द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डॉक्टर उज्जवल बायोलॉजी क्लासेस, ओके। चलो बाय बाय, स्टडिंग लाइफ स्टडी करते रहिए, बाय बाय।